अब देखो लास्ट क्लास में हम लोगों ने बात करी थी किसकी, मैक्सिमा एंड मिनिमा की। तो वहां पे मैंने क्या बोला था कि मैक्सिमा मिनिमा मैथ्स का टॉपिक था, लेकिन उसका वहां पे हमने फिजिक्स में एप्लीकेशन देखी थी। आज हम जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो लास्ट टॉपिक है मैथमेटिकल टूल का, और हम बात करेंगे वहां पे किसकी, इंटीग्रेशन की। अब हम लोग देखेंगे कि इंटीग्रेशन होता क्या है। इंटीग्रेशन है तो मैथ्स का टॉपिक, लेकिन इसका फिजिक्स में बहुत ज्यादा यूज होता है। तो पहले हम देखेंगे कि इंटीग्रेशन होता क्या है, कैसे करते हैं मैथ्स में इंटीग्रेशन को, और बाद में हम देखेंगे कि फिजिक्स में उसकी एप्लीकेशन क्या है। अब देखो इंटीग्रेशन को समझने के लिए मैं क्या बोलता हूं कि मान लो हमारे पास एक नंबर है 4, हमारे पास एक नंबर है 4, और अब मैं बोलता हूं कि इस नंबर पे मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन परफॉर्म करो। तो एक नंबर 4 है जिस पे हमने क्या किया, मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन परफॉर्म किया। कितने से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो इसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 से। अब बताओ 4 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर मेरा क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो ओरिजिनल नंबर मेरा क्या था, ओरिजिनल नंबर 4 था, उस पे हमने क्या किया, उस पे हमने मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन परफॉर्म किया। और जब हमने मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन परफॉर्म किया तो आंसर मेरा क्या निकल के आया, 8 निकल के आया। देखो एक नहीं, अब मैं अगर तुमसे बोलता हूं कि जो मेरा आंसर निकल के आया है उस पे हम डिवीजन का ऑपरेशन क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं। कितने से डिवाइड कर रहे हैं, 2 से। तो 4 एक नंबर था जिस पे हमने मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन परफॉर्म किया तो कुछ आंसर निकल के आया। अब उसी आंसर पे अगेन अगर हम क्या कर रहे हैं, डिवीजन का ऑपरेशन परफॉर्म करें तो रिजल्ट मेरा अगेन क्या हो गया, ओरिजिनल नंबर निकल के आ गया। तो मैथ्स में हम क्या बोलते हैं, मैथ्स में हम बोलते हैं कि हर ऑपरेशन का एक इनवर्स या फिर ऑपोजिट क्या है, ऑपरेशन है। मैथ्स में हम लोग क्या बोलते हैं, हर ऑपरेशन का वहां पे एक उल्टा या एक ऑपोजिट ऑपरेशन होता है। मल्टीप्लिकेशन का ऑपोजिट क्या है, डिवीजन है। सिमिलरली अगर मैं बोल रहा हूं कि हमारे पास एक नंबर है 4 और इस पे हम क्या कर रहे हैं, एडिशन का ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं। कितना ऐड कर रहे हैं, हम ऐड कर रहे हैं 2, तो रिजल्ट कितना आ गया, 6। तो यहां पे हमने कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म किया, यहां पे हमने ऑपरेशन परफॉर्म किया एडिशन का। तो 4 पे जब हमने 2 ऐड किया तो रिजल्ट मुझे क्या मिल गया, 6 मिल गया। लेकिन ये जो रिजल्ट निकल के आया है इस पे अगर मैं सब्ट्रैक्शन का ऑपरेशन परफॉर्म करूं तो बताओ हमें रिजल्ट क्या मिलेगा। अगर इस पे हम सब्ट्रैक्शन का ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो अगेन हमें क्या मिल जाएगा, हमें ओरिजिनल नंबर मिल जाएगा। तो हम लोग क्या बोल रहे हैं, एडिशन जो ऑपरेशन है उसका ऑपोजिट ऑपरेशन क्या है, सब्ट्रैक्शन है। मल्टीप्लिकेशन की अगर हम बात करते हैं तो उसका ऑपोजिट ऑपरेशन क्या है, डिवीजन है। तो मैथ्स में हर ऑपरेशन का वहां पे एक ऑपोजिट ऑपरेशन होता है। सिमिलरली अगर हम बात करें इंटीग्रेशन का तो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का ऑपोजिट ऑपरेशन है। तो सबसे पहले वहां पे हेडिंग डालो इंटीग्रेशन, और इंटीग्रेशन में सबसे पहला पॉइंट लिखो, इट इज ऑपोजिट ऑफ डिफरेंशिएशन। क्लियर बात ना, मैथ्स में हर ऑपरेशन का एक ऑपोजिट ऑपरेशन होता है। तो सिमिलरली डिफरेंशिएशन एक ऑपरेशन है और उसका जो ऑपोजिट होता है उसको हम क्या नाम देते हैं, इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन में सबसे पहला पॉइंट लिखो, इट इज इनवर्स या फिर इट इज ऑपोजिट ऑफ डिफरेंशिएशन। क्लियर। अब जैसे मैं अगर तुमसे बोलता हूं कि हमारे पास एक फंक्शन है y इक्वल्स टू एक्स क्यूब, हमारे पास एक फंक्शन है y इक्वल्स टू एक्स क्यूब। अब मैं अगर तुमसे बोलता हूं कि इस पे डिफरेंशिएशन का ऑपरेशन परफॉर्म करो, तो बताओ एक्स क्यूब को अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे तो रिजल्ट क्या निकल के आएगा, रिजल्ट निकल के आएगा 3x स्क्वायर। तो अगर मैं एक्स क्यूब एक फंक्शन है, इस पे मैं डिफरेंशिएशन का ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा हूं तो रिजल्ट मुझे मिलता है 3x स्क्वायर। अब मैं अगर तुमसे बोलता हूं कि 3x स्क्वायर पे अब हम इंटीग्रेशन का ऑपरेशन परफॉर्म करें तो बताओ क्या देना चाहिए। मैंने क्या बोला है, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का ऑपोजिट है। तो एक्स क्यूब को डिफरेंशिएट करने पे अगर 3x स्क्वायर आता है तो 3x स्क्वायर को इंटीग्रेट करने पे क्या मिलना चाहिए, एक्स क्यूब मिलना चाहिए। तो यहां पे हम ऐसा बोल सकते हैं कि एक्स क्यूब इज
एक्स क्यूब इज इंटीग्रल ऑफ 3x स्क्वायर। 3x स्क्वायर को इंटीग्रेट करने पे हमें क्या मिलेगा? एक्स क्यूब मिलेगा। क्लियर? तो जब भी हमें किसी फंक्शन को इंटीग्रेट करना है तो हम इसको ऐसे भी सोच सकते हैं कि ये किस फंक्शन का वहां पे डिफरेंशिएशन है। जैसे मैं अगर तुम्हें बोलता हूं 5x टू दी पावर 4, 5x टू दी पावर 4 एक फंक्शन है और अब मुझे इसको क्या करना है? मुझे अब इसे इंटीग्रेट करना है। तो हम इसको ऐसा समझ सकते हैं कि 5x टू दी पावर 4 बताओ किसका डिफरेंशिएशन है? तो ये डिफरेंशिएशन है x टू दी पावर 5 का। x टू दी पावर 5 का क्या होगा? 5x टू दी पावर 5 माइनस 1 क्या हो गया? 4 हो गया। तो हम इसको ऐसा समझ सकते हैं कि x टू दी पावर 5 का डिफरेंशिएशन 5x टू दी पावर 4 है। तो इसका मतलब है 5x टू दी पावर 4 को इंटीग्रेट करने पे क्या मिलना चाहिए? x टू दी पावर 5 मिलना चाहिए। तो हम बोलेंगे x टू दी पावर 5 इज इंटीग्रल ऑफ 5x टू दी पावर 4। समझ में? अब मैं अगर तुमसे बोलता हूं 10x टू दी पावर 9, बताओ ये किसका डिफरेंशिएशन है? तो हमें मालूम है ये डिफरेंशिएशन है x टू दी पावर 10 का। x टू दी पावर 10 क्या देगा? 10x टू दी पावर 9। तो 10x टू दी पावर 9 इंटीग्रेट करने पे क्या देगा? x टू दी पावर 10 दे देगा। तो यहां पे हम बोलेंगे x टू दी पावर 10 इज इंटीग्रल ऑफ किसका? 10 इंटू एक्स टू दी पावर 9। देखो है कि नहीं वहां पे? तो अब मैंने क्या बोला, कई बार हम इस मेथड को भी यूज करते हैं मैथ्स में जब हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्योंकि आगे तुम लोग देखोगे डिफरेंशिएशन करना इजी होता है और इंटीग्रेशन जो होता है वो लिटिल बिट क्या होता है? डिफिकल्ट होता है। तो कई बार हम उल्टा सोचते हैं। क्वेश्चन में अगर बोल रहा है कि किसी फंक्शन को इंटीग्रेट करना है तो कई बार मैं क्या बोल रहा हूं? इंटीग्रेशन करना डिफिकल्ट होता है। तो हम ये चेक करते हैं कि जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से किसको डिफरेंशिएट करने पे ये मिल जाएगा, क्योंकि जिस फंक्शन को डिफरेंशिएट करने पे ये मिलेगा उसको इसको इंटीग्रेट करने पे वही तुम्हारा क्या होगा? फंक्शन मिल जाएगा। क्लियर है इतना? तो इंटीग्रेशन जो है वो डिफरेंशिएशन का क्या है? उल्टा ऑपरेशन है। अच्छा, अब मैंने अगर तुमसे यहां पे बोला कि एक्स क्यूब जो है, एक्स क्यूब 3x स्क्वायर को इंटीग्रेट करने पे मिलता है। अच्छा, अब मैं अगर तुमसे बोलता हूं कि एक्स क्यूब प्लस 4 है, अब मैं बोल रहा हूं कि इसको डिफरेंशिएट करो, तो बताओ एक्स क्यूब प्लस 4 को डिफरेंशिएट करोगे तो रिजल्ट अगेन क्या मिलेगा? 3x स्क्वायर मिलेगा। 4 का तो क्या हो गया? 0 मिल गया। तो एक्स क्यूब प्लस 4 को डिफरेंशिएट करने पे कितना आया है? एक्स क्यूब प्लस 4 को डिफरेंशिएट करने पे आया है 3x स्क्वायर। तो अब मैं क्या बोलूंगा? 3x स्क्वायर को इंटीग्रेट करने पे क्या मिलना चाहिए? मिलना चाहिए एक्स क्यूब प्लस 4। अब दोनों रिजल्ट को देखो जरा। यहां पे मैं बोल रहा हूं कि 3x स्क्वायर को इंटीग्रेट करने पे एक्स क्यूब मिलता है, और यहां पे अगर मैं बोल रहा हूं कि 3x स्क्वायर को इंटीग्रेट करने पे एक्स क्यूब प्लस 4 मिलता है। इसका मतलब है कि जब भी हम किसी फंक्शन को इंटीग्रेट करेंगे हमेशा वहां पे हम कांस्टेंट अपनी तरफ से ऐड करेंगे। यहां पे इंटीग्रेट करने पे एक्स क्यूब आता है, यहां पे इंटीग्रेट करने पे एक्स क्यूब प्लस 4 आ रहा है। तो मैंने क्या बोला है? तरीका क्या है? जब भी हम किसी फंक्शन को इंटीग्रेट करेंगे तो जो भी आंसर आएगा उसमें अपनी तरफ से कांस्टेंट ऐड कर देना है। हो सकता है उस कांस्टेंट की वैल्यू हो या फिर हो सकता है उस कांस्टेंट की वैल्यू क्या हो? 0। क्लियर है इतना? अब देखो, अब मैथ्स में हम कैसे बोलेंगे कि फंक्शन को हमें क्या करना है? इंटीग्रेट करना है। तो अगर मैं बोल रहा हूं कि f ऑफ x एक फंक्शन है, अगर मैं बोल रहा हूं कि f ऑफ x एक फंक्शन है और इसको हमें क्या करना है? इंटीग्रेट करना है, तो सिंबल क्या दिया गया है? f ऑफ x अब देखो f ऑफ x एक फंक्शन है, इसको मुझे इंटीग्रेट करना है, तो सिंबल यहां पे क्या हो गया? ये जो सिंबल है ये सिंबल बताता है कि फंक्शन को मुझे इंटीग्रेट करना है। किस फंक्शन को इंटीग्रेट करना है?
तो f ऑफ x एक फंक्शन है जिसको हमें इंटीग्रेट करना है, और dx जो रहता है वो वेरिएबल है किसका, इंटीग्रेशन का। और ध्यान है यहां पे हर चीज का इंपॉर्टेंस है। अगर मैं तुमसे केवल बोलता हूं f ऑफ x, तो ध्यान ना यहां पे मैंने क्या बोला, यहां पे मैंने बोला कि f ऑफ x एक फंक्शन है। ये सिंबल क्या बता रहा है, ये सिंबल बता रहा है कि f ऑफ x एक फंक्शन है जिसे हमें इंटीग्रेट करना है। किसके साथ इंटीग्रेट करना है, तो हमें इंटीग्रेट करना है x के साथ। तो जो dx है, dx वहां पे वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन है, और वो बताता है कि इस फंक्शन को हमें x के साथ क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। अगर ये इंटीग्रेशन वेरिएबल नहीं दिया है तो इसका कोई सेंस नहीं होता है। अगर मैं कभी तुमसे कहीं बोल रहा हूं कि इंटीग्रेशन ऑफ fx, तो इसका कोई सेंस नहीं है, इसका कोई आंसर नहीं है। लेकिन मैं अगर तुमसे बोल रहा हूं कि इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ t इंटू डी टी, तो इसका सेंस है। यह बता रहा है कि हमारे पास एक फंक्शन है जो t पर डिपेंडेंट है और उसको हमें t के साथ क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। तो अगर इंटीग्रेशन का वेरिएबल नहीं दिया है तब तो उस क्वेश्चन का कोई लॉजिक नहीं है वहां पे। क्लियर है ना? लेकिन यह भी ध्यान रखना है, अगर मैं तुमसे कहीं बोल रहा हूं कि f ऑफ x एक फंक्शन है जिसको हमें इंटीग्रेट करना है और साथ में लिख दूं यहां पे dt, तो ये रिजल्ट ध्यान रखना है कि f ऑफ x अगर फंक्शन x पे डिपेंडेंट है तो यहां dx चाहिए, अगर फंक्शन t पे डिपेंडेंट है तो यहां पे dt चाहिए। तो सिमिलरली अगर यहां पे फंक्शन x पे है तो इसका मतलब है कि हमारे पास कोई ऐसा रिलेशन होगा जिससे हम dt को एलिमिनेट कर पाए, किससे, dx से। क्लियर? फंक्शन अगर x पे डिपेंडेंट है तो यहां dx चाहिए, फंक्शन अगर t पे डिपेंडेंट है तो यहां dt चाहिए। लेकिन अगर यहां पे fx दिया है साथ में dt दिया है तो हम तभी इंटीग्रेट कर पाएंगे या तो f ऑफ x t से कन्वर्ट हो जाए या फिर dt किससे कन्वर्ट हो जाए, dx से कन्वर्ट हो जाए। क्लियर है इतना? अच्छा, अब मैं अगर तुमसे बोलता हूं कि f ऑफ x एक फंक्शन है जिसे हमें x के साथ इंटीग्रेट करना है, जब इंटीग्रेट करोगे तो एक नया फंक्शन आएगा तो उसको हम लिखेंगे f डैश x। तो f डैश x तो मेरा आंसर है, लेकिन मैंने क्या बोला है, जब भी कोई आंसर आएगा तो उसमें अपनी तरफ से c तुम ऐड कर देना, और c को हम वहां पे क्या बोलेंगे, इंटीग्रेशन कांस्टेंट। क्लियर? तो अगर मैं कभी तुमसे बोल रहा हूं कि f ऑफ x एक फंक्शन है जिसको हमें इंटीग्रेट करना है, तो जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो जो भी आंसर आएगा उसमें अपनी तरफ से c ऐड कर देंगे, और इस तरह का जो इंटीग्रेशन होता है उसको हम इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन बोलते हैं। तो इंटीग्रेशन आगे देखोगे दो होते हैं, एक होता है डेफिनाइट इंटीग्रेशन, दूसरा होता है इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन। तो अभी हम बात कर रहे हैं इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन की। अच्छा, अब जब हम इंटीग्रेट करने जाएंगे तो वहां पे कुछ फॉर्मूले दिए हुए हैं और उन फॉर्मूले को वहां पे क्या करना है, यूज करना है। तो पहला फॉर्मूला क्या दिया है, पहला फॉर्मूला दिया है कि अगर कोई फंक्शन x पे डिपेंडेंट है और वहां पे है x टू दी पावर n इंटू क्या हो गया, dx, तो जब भी इस फंक्शन को हम इंटीग्रेट करेंगे तो मैथ्स में फॉर्मूला दिया गया है। फॉर्मूला क्या दिया गया है, x टू दी पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन, जो भी आंसर आएगा उसमें अपनी तरफ से क्या ऐड कर दो, c ऐड कर दो। तो ये पहला फॉर्मूला है जिसको हम फिजिक्स में क्या करते हैं, यूज करते हैं। अब जैसे मैं अगर तुमसे बोल रहा हूं कि इंटीग्रेट करो x टू दी पावर 4 को, साथ में हमेशा dx होगा। अब x टू दी पावर 4 को इंटीग्रेट करना है तो ये फॉर्मूला यूज करो। अब इस फॉर्मूले को यूज करोगे तो रिजल्ट हो जाएगा x टू दी पावर 4 प्लस 1 साथ में c, तो रिजल्ट आ गया x टू दी पावर 5/5 प्लस क्या हो गया, c। क्लियर? अच्छा, ये ध्यान रखना कि ये फॉर्मूला जब अप्लाई करोगे तो n की कुछ भी वैल्यू हो सकती है, लेकिन n की वैल्यू -1 नहीं होनी चाहिए।
-1 को छोड़ के बाकी कोई भी वैल्यू हो सकती है। हो सकता है वो टर्म तुम्हारी फ्रैक्शन में आ जाए, -2, -3/2, 1/2, 4, 6 कुछ भी बन सकता है, लेकिन -1 पॉसिबल नहीं होगा। और उसका आगे हम लोग एक्सप्लेनेशन देंगे कि -1 पॉसिबल क्यों नहीं है। अभी मैंने तुमसे क्या बोला कि x⁴ एक फंक्शन था, जब मैंने इसको इंटीग्रेट किया तो रिजल्ट क्या निकल के आ गया, रिजल्ट आ गया x⁵/5, x⁵5/5, साथ में क्या हो गया c। अब मैंने क्या बोला है, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का ऑपोजिट है। तो x⁴ को अगर इंटीग्रेट करने पे ये बनता है तो डिफरेंशिएट करने पे ये बनना चाहिए। अब इसको डिफरेंशिएट करो। डिफरेंशिएट करने का रूल क्या है, 1/5 तो कांस्टेंट है, बाहर निकाल लिया, x⁵ का 5, x⁴ c का क्या हो गया 0, ये 5 कैंसिल आउट होगा, रिजल्ट क्या मिल गया x⁴। क्लियर है ना। तो मैंने इसको उल्टा चेक करके देखा है कि x⁴ को इंटीग्रेट करने पे इतना मिल रहा है, तो इसका मतलब इसको डिफरेंशिएट कर दें तो हमें क्या मिलना चाहिए, x⁴ नंबर मिल जाना चाहिए वहां पे। क्लियर वहां पे। तो क्वेश्चन में कई बार क्या होता है, अगर 4 ऑप्शन दिए हैं तो उसको हम डिफरेंशिएट कर दें, डिफरेंशिएट कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, क्वेश्चन मिल जाएगा। मान लो अब मैं तुम्हें बोलता हूं कि इंटीग्रेट करना है मुझे √x को। अब इसको अगले स्टेप में क्या लिखोगे, इसको अगले स्टेप में लिखोगे x⁴1/2। अब रिजल्ट आएगा 1/2 + 1/1/2 + 1, साथ में क्या हो गया c। अगले स्टेप में क्या हो गया, ये हो गया 3/2, तो रिजल्ट होगा 2/3 इंटू x⁵3/2 प्लस क्या हो गया c। तो ये इसका वहां पे इंटीग्रेशन है। फिर देखो, अगर मैं तुमसे कभी इंटीग्रेट करने के लिए बोल रहा हूं 6x⁵3/2 इंटू dx, या फिर पहले ऐसे लिखो, मुझे इंटीग्रेट करना है 6x² इंटू dx। अब 6x² को मुझे इंटीग्रेट करना है। अब जिस तरह से डिफरेंशिएशन का रूल था कि जब हम डिफरेंशिएट करते थे तो कांस्टेंट को बाहर निकाल लेते थे, तो सेम लॉजिक यहां पे यूज करना है। अगर कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है तो जब भी हम इंटीग्रेट करेंगे कांस्टेंट को बाहर निकाल लो इस तरह से। अब जो बचा हुआ फंक्शन है उसको इंटीग्रेट कर दो तो x² का क्या होता है, x³ इस फॉर्मूले से, प्लस वहां पे हो जाएगा c, तो रिजल्ट हो जाएगा 2x³ प्लस वहां पे क्या हो गया c। देखो है कि नहीं वहां पे। तो जब भी कांस्टेंट होगा इंटीग्रेट करते वक्त हम कांस्टेंट को वहां पे क्या करेंगे, बाहर निकाल लेंगे। क्लियर हो इतना। फिर देखो वहां पे मान लो अब कोई फंक्शन है और मैं लिख रहा हूं x² + 6x इंटू dx। अब ये एक फंक्शन है जिसको वहां पे इंटीग्रेट करना है। डिफरेंशिएशन में रूल क्या था कि अगर हमारे पास 2 फंक्शन है और 2 फंक्शन किस फॉर्म में, एडिशन के फॉर्म में। अगर हमारे पास 2 फंक्शन है, 2 फंक्शन एडिशन के फॉर्म में है और उनको अगर डिफरेंशिएट करना है तो वहां पे याद होगा हर फंक्शन को हम इंडिविजुअली क्या करते थे, डिफरेंशिएट करते थे। तो सेम चीज यहां पे, अगर हम किसी फंक्शन को इंटीग्रेट करने जा रहे हैं और वो मान लो अगर 2 फंक्शन या 3 फंक्शन का सम है तो सबको हम इंडिविजुअली इंटीग्रेट करेंगे। तो इसको अगले स्टेप में लिख दो x² dx, साथ में वहां पे लिखो 6x इंटू dx। dx अंदर लेके आ गए, x² का क्या हो गया x³ प्लस ये 6 तो कांस्टेंट है बाहर आ गया, x का कितना हो गया x²/2, साथ में अपनी तरफ से क्या ऐड कर दो c। क्लियर ना। तो अगर कोई फंक्शन नंबर ऑफ फंक्शन का सम होगा तो उसको इंडिविजुअली वहां पे हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। अब मान लो अगर मैं तुमसे बोलता हूं कि इंटीग्रेट करो x⁻10 को, अगर केवल मैथ्स में इतना लिख रहा है, इंटीग्रेशन का सिंबल है और फंक्शन आगे लिख दिया गया है, उसके आगे अगर कुछ नहीं लिखा है तो इसका मतलब है कोई मीनिंग नहीं है, इसका कोई मीनिंग नहीं है। मीनिंग कब बनेगा, जब x⁻10 के साथ वहां पे हम क्या लिख दें, dx लिख दें।
अब ये बता रहा है कि x एक फंक्शन है जिसे हमें x के साथ इंटीग्रेट करना है, तो x टू दी पावर 10 का क्या हो जाएगा, x टू दी पावर 11/11 प्लस वहां पे क्या हो गया c। देखो है कि नहीं वहां पे, है कि नहीं वहां पे। तो इस तरह से वहां पे हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। अच्छा, अब मान लो अगर मैं तुमसे बोलता हूं अब ये ध्यान रखना है, ये फॉर्मूला कोई जरूरी नहीं है कि फंक्शन एक्स पे डिपेंडेंट हो सकता है फंक्शन किस पे डिपेंडेंट हो, टी पे डिपेंडेंट हो। तो फॉर्मूला तो यही होगा, तो रिजल्ट क्या होगा, टी टू दी पावर, रिजल्ट हो जाएगा टी टू दी पावर 6/6 प्लस वहां पे क्या हो गया c। तो इस तरह से वहां पे हम टी टू दी पावर 5 को क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। तो हो सकता है फंक्शन x पे डिपेंड करे, हो सकता है फंक्शन t पे डिपेंड करे, हो सकता है फंक्शन u v w किसी पे भी डिपेंड करे। इस तरह से वहां पे हम इंटीग्रेट करेंगे। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखनी है, अगर मैं कभी तुम्हें बोलता हूं इंटीग्रेट करो dx, अब कुछ नहीं लिखा है आगे, तो ध्यान, अगर कुछ भी नहीं लिखा है तो इसका मतलब है कि इसको हम लिख सकते हैं 1 इंटू dx। 1 का मतलब क्या हो गया, x टू दी पावर 0। देखो लिख सकते हैं। अब x टू दी पावर 0 को अगर इंटीग्रेट करोगे तो रिजल्ट क्या हो जाएगा, 0 + 1 अपॉन 0 + 1 साथ में c, तो रिजल्ट क्या हो गया, x + c। तो ये रिजल्ट ध्यान रखना है कि अकेला केवल dx होगा तो इसको इंटीग्रेट करने पे x मिलेगा, अगर केवल dv है तो इंटीग्रेट करने पे v देगा, अगर केवल dt है तो इंटीग्रेट करने पे क्या देगा, t देगा, अगर वहां पे केवल du है तो इंटीग्रेट करने पे क्या दे रहा होगा, u दे रहा होगा। क्लियर। तो अगर केवल dx है तो उसका इंटीग्रेशन x होगा, अगर केवल dy है तो उसका इंटीग्रेशन वहां पे क्या होगा, y होगा। तो ये तो हो गया मेरा फर्स्ट फॉर्मूला। अब जो नेक्स्ट फॉर्मूले हैं मैथ्स के वो हमें याद रखने हैं। अब क्या याद रखना है, नेक्स्ट फॉर्मूला, तो हमने ये पढ़ा था वहां पे कि साइन x को डिफरेंशिएट करने पे बताओ क्या आता था। देखो ये था नहीं था वहां पे, साइन x को डिफरेंशिएट करने पे cos x आता था, यही कि नहीं है। तो cos x को इंटीग्रेट करने पे क्या आना चाहिए, साइन x। तो रिजल्ट नेक्स्ट लिखो वहां पे, cos x इंटू dx क्या देगा, sin x प्लस c। अच्छा, cos x का डिफरेंशिएशन क्या था, अगर cos x को हम डिफरेंशिएट करें तो रिजल्ट वहां पे माइनस साइन एक्स था। तो रिजल्ट ध्यान रखना है, अगर केवल साइन एक्स है तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स प्लस सी है। अच्छा, फिर नेक्स्ट रिजल्ट था वहां पे अगर y अगर e टू दी पावर x है तो e टू दी पावर x को डिफरेंशिएट करने पे e टू दी पावर x ही बनता है। तो e टू दी पावर x को इंटीग्रेट करने पे रिजल्ट भी क्या निकल के आएगा, e टू दी पावर x को अगर इंटीग्रेट करोगे तो वो e टू दी पावर x ही रहेगा। फिर आ गया, अब नेक्स्ट जो रिजल्ट है वो इंपॉर्टेंट है। अगर मैं बोल रहा हूं कि y की वैल्यू log x है, मैंने बोला था कि बुक में ये नेचुरल लॉग होता है तो इसको ln x भी लिखते हैं। अब हमें मालूम है कि अगर नेचुरल लॉग है तो log x होगा, उसका डिफरेंशिएशन 1/x होगा, और 1/x का मतलब होता है x टू दी पावर -1। इसलिए मैंने बोला था कि n की वैल्यू -1 यहां पे नहीं हो सकती, समझ में, क्योंकि log x का अगर 1/x होता है तो 1/x को इंटीग्रेट करने पे क्या मिलना चाहिए, log x मिलना चाहिए। तो नेक्स्ट रिजल्ट आता है 1/x इंटू dx किसके बराबर, ये हो गया log x प्लस क्या हो गया, c के बराबर। देखो है कि नहीं वहां पर। फिर जो नेक्स्ट था वो वहां पे याद होगा, अगर हमारे पास है 10x, बताओ 10x का डिफरेंशिएशन क्या था, 10x का डिफरेंशिएशन था sec स्क्वायर x। इसका मतलब है कि अगर हमें कभी बोल रहा है कि sec स्क्वायर x को इंटीग्रेट करना है तो रिजल्ट क्या हो गया, 10x प्लस c। फिर नेक्स्ट रिजल्ट क्या यूज करें, sec x का क्या था, अगर केवल sec x है
तो याद करो sec x का डिफरेंशिएशन क्या था, sec x का डिफरेंशिएशन था वहां पे sec x इंटू टेन एक्स। देखो यही था नहीं था वहां पे, जब हम sec x को डिफरेंशिएट करते थे 1/cos x था और वहां पे हमने चेन रूल यूज किया था। तो sec x का अगर sec x इंटू टेन एक्स होता है तो इसका मतलब है sec x इंटू टेन एक्स, ये क्या देगा sec x इंटू टेन एक्स, वहां देगा sec x प्लस सी। अब बाकी का रिजल्ट और ध्यान रख लेना, cot x का क्या था, cot x का था माइनस cosec स्क्वायर एक्स, तो इसका मतलब है cosec स्क्वायर एक्स को इंटीग्रेट करने पे माइनस cot x मिलेगा। सिमिलरली वहां पे cot x का था माइनस cosec x इंटू cot x, तो उसको इंटीग्रेट करने पे क्या दे देगा, माइनस cosec x दे देगा। तो मेनली यही फॉर्मूले हैं इंटीग्रेशन के जिनको हमें क्या करना है, यूज करना है। क्लियर? अब देखो मैथ्स की अगर बात करेंगे तो मैथ्स में ऐसे नंबर ऑफ फॉर्मूलेज होते हैं इंटीग्रेशन में, लेकिन अभी हम लोग फिजिक्स की बात कर रहे हैं, तो फिजिक्स में मेनली यही फॉर्मूले हैं जिनको हमें इंटीग्रेशन में क्या करना है, यूज करना है। क्लियर मतलब? अच्छा, अब ज्यादातर केस में जब हम इंटीग्रेट करते हैं तो हम बात करते हैं किस मेथड की, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड की। तो नेक्स्ट हेडिंग डालो वहां पे इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो नेक्स्ट हम लोग बात करने जा रहे हैं किसकी, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड की। अच्छा, अब इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन की हमें जरूरत क्यों पड़ती है, तो एक एग्जांपल लो। मैंने बोला कि इंटीग्रेट करो sin 2x इंटू डी एक्स को, मैंने बोला इंटीग्रेट करो sin 2x इंटू डी एक्स को। हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा है, हमने फॉर्मूला पढ़ा है कि sin x अगर होगा तो इसका इंटीग्रेशन वहां पे क्या हो जाएगा, माइनस cos x प्लस क्या हो गया c। देखो है कि नहीं वहां पे, तो sin x का इंटीग्रेशन वहां पे क्या था, माइनस cos x था। अच्छा, sin t होगा तो sin t का वहां पे हो जाएगा माइनस cos t, sin थीटा का क्या हो जाएगा, sin थीटा का हो जाएगा माइनस cos थीटा प्लस c। देखो यही स्टैंडर्ड फॉर्मूला है कि नहीं है। अब मैं तुमसे क्या बोल रहा हूं, फिजिक्स की अगर बात करें तो हमने ये 4 या 5 या 6 फॉर्मूले लिखे हैं। अब होता क्या है, जब मैथ्स में क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो कई बार जो फंक्शन रहता है वो फंक्शन स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं होता है। मैं बोल रहा हूं कि कई बार जब मैथ्स में न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं इंटीग्रेशन के, तो कई बार जो फंक्शन रहता है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं होता है। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब है जो फॉर्मूले हमें मालूम है। तो अगर कोई फंक्शन स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है और उसको हमें इंटीग्रेट करना है तो फंक्शन को हम क्या करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आएंगे। क्लियर? अगर फंक्शन स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो उसको हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा, और स्टैंडर्ड फॉर्म में जब कन्वर्ट करना होता है तो हम जिस मेथड की बात करते हैं उसको हम बोलते हैं इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो हम यहां पे क्या करेंगे, कोई चीज सब्स्टिट्यूट करेंगे और उसके थ्रू हम फंक्शन को स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। अब जैसे अगर मैं बात करूं किसकी, sin 2x के, अब बताओ sin 2x की अगर बात करें तो इसको हम कैसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आए, तो लिखो वहां पे 2x इक्वल्स टू टी, 2x इक्वल्स टू क्या मान लिया, t मान लिया। 2x इक्वल्स टू t मानोगे तो रिजल्ट वहां पे क्या हो जाएगा, रिजल्ट हो जाएगा sin t इंटू डी एक्स। तो हम क्या कर रहे हैं, कुछ वेरिएबल सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं और पर्पस क्या है, फंक्शन स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाए। तो फंक्शन तो स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया, लेकिन अब बताओ ये फंक्शन इंटीग्रेट होगा क्या, क्योंकि यहां पे अगर फंक्शन t पे डिपेंडेंट है तो यहां dt चाहिए। तो इस मेथड में हम करते क्या है, पहले तो हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। अब जो चीज हमने सब्स्टिट्यूट करी है उसको हम डिफरेंशिएट भी करेंगे, t x पे डिपेंड कर रहा है, तो अब dt बाय dx क्या देगा, 2x का 1, तो ये हो गया 2। इसका मतलब है dx की जगह बताओ अब क्या पुट कर सकते हो, dx की जगह वी कैन पुट dt बाय 2, तो 2 तो क्या हो गया, बाहर निकाल लो, कांस्टेंट है।
अब साइन टी का इंटीग्रेशन क्या देगा, साइन टी का इंटीग्रेशन देगा माइनस कॉस टी बाई 2 प्लस सी, 2 पहले से था वहां पे। अब टी की वैल्यू पुट कर दो, तो टी की जगह पुट करोगे तो रिजल्ट आएगा माइनस कॉस 2x प्लस वहां पे क्या हो गया सी। अच्छा मान लो अगर मुझे रिजल्ट दिया होता साइन 5x इंटू डी एक्स, मान लो हमें रिजल्ट दिया होता साइन 5x इंटू क्या हो गया dx। अब मैं तुमसे बोलता हूं कि फंक्शन को इंटीग्रेट करो, तो कैसे इंटीग्रेट करोगे, 5x को t मान लो, और मैंने क्या बोला है जो चीज हम सब्सटीट्यूट करते हैं उसी को हम डिफरेंशिएट करते हैं, तो tx पे डिपेंड कर रहा है, dt बाय dx क्या हो गया 5, इसका मतलब है dx की जगह पुट कर दो dt बाय 5। अब पुट करो वहां पे साइन 5x की जगह पुट करो t और dx की जगह dt बाय 5, तो रिजल्ट आ गया वहां पे माइनस कॉस टी बाय 5 प्लस क्या हो गया c, तो रिजल्ट आ गया वहां पे माइनस कॉस 5x बाय 5 प्लस क्या हो गया c। देखो है कि नहीं वहां पे, इसका मतलब है कि अगर मेरे पास रिजल्ट दिया होता साइन 10x इंटू dx, अब मैंने क्या बोला है मैथ्स में जब इंटीग्रेट करोगे तो मेथड बताना पड़ता है, लेकिन फिजिक्स में मेथड का यूज नहीं है। फिजिक्स में अगर हमें आंसर मालूम है तो हम इंटीग्रेट का आंसर लिखेंगे और आगे कैलकुलेशन अपना स्टार्ट कर देंगे। तो यहां पे जो साइन 10x इंटू dx है, अगर मुझे इसे इंटीग्रेट करना है तो देखो साइन का क्या बना माइनस, तो साइन का माइनस कॉस 10x, तो कांस्टेंट तो वही है। अब साथ में देखो क्या किया है, हमने केवल कांस्टेंट से डिवाइड किया है, इसका मतलब है जनरल फॉर्मूला क्या निकल के आ रहा है, जनरल फॉर्मूला निकल के आ रहा है साइन ax होगा तो इंटीग्रेट करने पे आएगा माइनस कॉस ax, कांस्टेंट से डिवाइड कर दो, साथ में क्या लिख दो c, तो ये रिजल्ट है जिसको हम डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। सिमिलरली अगर मैं रिजल्ट बोल रहा हूं कॉस ax है, यहां पे dx भी आएगा, साइन ax इंटू dx। अब मैं अगर बोलता हूं कि मेरे पास है cos ax इंटू dx, तो है मालूम है साइन का cos होता है, तो cos को इंटीग्रेट करने पे साइन ax, केवल जो कांस्टेंट है उससे वहां पे इसको क्या कर दो डिवाइड कर दो और साथ में क्या लिख दो वहां पे c। तो इस तरह से वहां पे हम क्या कर रहे हैं इंटीग्रेट कर रहे हैं, अगर कोई फंक्शन स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। अब नेक्स्ट एग्जांपल ले रहा हूं, अब नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग ले रहे हैं कि मान लो हमें इंटीग्रेट करना है e टू दी पावर 2x का। अभी तक हमने केवल क्या बोला, अभी तक हमने बोला कि अगर e टू दी पावर x है तो इसका इंटीग्रेशन e टू दी पावर x होगा, लेकिन अगर e टू दी पावर t है तो इसका भी क्या होगा e टू दी पावर t होगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, कोई वेरिएबल को सब्स्टिट्यूट करना है किसी दूसरे वेरिएबल से। तो अब यहां पे हम क्या करें, 2x को एक नया वेरिएबल मान लो, और कोई जरूरी नहीं कि नया वेरिएबल मेरा t होगा, हो सकता है नया वेरिएबल तुम u मान लो, हो सकता है नया वेरिएबल चाहो तो तुम क्या मान लो v मान लो। तो अब मैं यहां पे क्या बोल रहा हूं, 2x को क्या पुट करना है t, और जो चीज हम सब्स्टिट्यूट करते हैं उसी को वहां पे हम डिफरेंशिएट करेंगे, तो dt बाय dx वहां पे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अगले स्टेप में हो गया e टू दी पावर t और dx की जगह dt बाय 2, देखो है कि नहीं वहां पे। अब e टू दी पावर t का इंटीग्रेशन क्या हो गया e टू दी पावर t बाय 2 प्लस क्या हो गया c। अब t की वैल्यू पुट कर दो, t की वैल्यू पुट करोगे तो e टू दी पावर 2x बाय 2 प्लस वहां पे क्या हो गया c, देखो है कि नहीं वहां पे। तो यहां पे हम बोलेंगे e टू दी पावर 2x बाय 2 प्लस वहां पे क्या हो गया c। अगर मान लो रिजल्ट होता e टू दी पावर माइनस 2x, तो बताओ क्या चेंज आता, केवल हम चेंज क्या करते माइनस 2x को वहां पे t मान लेते, डिफरेंशिएट करोगे तो dt बाय dx माइनस 2x का 1,
तो जब इंटीग्रेट करने जाओगे तो ये तो हो जाएगा e टू द पावर t, dx की जगह dt -1/2। तो अगले स्टेप में क्या हो गया, t की वैल्यू पुट कर दो तो ये हो जाएगा e टू द पावर -2x डिवाइडेड बाय -2 प्लस वहां पे क्या हो गया c। अब यहां से हम लोग क्या बोल सकते हैं कि अगर मान लो e टू द पावर 8x होता तो हम डायरेक्ट क्या लिखते हैं, e टू द पावर 8x जो कांस्टेंट है उससे वहां पे क्या कर दो, डिवाइड कर दो, e टू द पावर 8x इंटू dx। तो इसका हो जाएगा e टू द पावर 8x डिवाइडेड बाय 8 प्लस वहां पे क्या हो गया c। तो ये भी एक फॉर्मूला निकल के आता है कि e a टू द पावर x इंटू dx है, तो क्या देगा e a टू द पावर x बाय a प्लस वहां पे क्या हो गया c। तो जो कांस्टेंट है उससे वहां पे मैंने क्या किया है, डिवाइड किया है। क्लियर। तो इस तरह से हम फंक्शन को वहां पे क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। तो आगे मैं कुछ एग्जांपल लेने जा रहा हूं और ये चीज ध्यान रखना, ये चीज प्रैक्टिस से आती है। जितनी ज्यादा हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे तो हमें समझ में आएगा कि हमें किसे टी या किसको हमें वहां पे क्या करना है, सब्स्टिट्यूट करना है। तो जो मेथड है सब्स्टिट्यूशन, वहां पे हम बात तभी करेंगे जब फंक्शन स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं होगा। अब जैसे मैं अगर तुमसे बोलता हूं कि मुझे इंटीग्रेट करना है किसको, साइन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स को, या तो पहले कुछ सिंपल लेते हैं केस पहले वाला। मान दो मैंने एक केस लिया वहां पे x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स। अब ये एक फंक्शन है जिसको हमें क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। तो एक तो तरीका क्या है वहां पे, एक तो तरीका है इसको इंटीग्रेट करने का कि पहले इसको सिंप्लीफाई कर लो। तो क्या बन गया, x टू द पावर 3 प्लस x इंटू डी एक्स। अब ये फंक्शन दो फंक्शन का सम है तो इसको सेपरेट आउट करो और इसको अब इंटीग्रेट करो। x टू द पावर 3 का x टू द पावर 4/4, x का x स्क्वायर बाय 2। देखो यही आंसर है कि नहीं वहां पे। साथ में हम क्या करेंगे, साथ में अपनी तरफ से ऐड कर दें c। अब देखो दूसरा तरीका ये भी है। दूसरा तरीका क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 को वहां पे t मान लो, एक्स स्क्वायर प्लस 1 को t मान लो, डिफ्रेंशिएट करोगे तो dt बाय डी एक्स, एक्स स्क्वायर का 2x। तो अगले स्टेप में आ गया dt बाय 2 किसके बराबर, x इंटू डी एक्स के बराबर। तो x इंटू डी एक्स उसकी जगह लिखा dt बाय 2 और एक्स स्क्वायर प्लस 1 की जगह क्या लिख दिया, t। देखो है कि नहीं वहां पे। अब इंटीग्रेट करोगे तो रिजल्ट हो जाएगा टी स्क्वायर बाय 2 प्लस वहां पे क्या हो गया c। t की वैल्यू पुट कर दो तो रिजल्ट हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2 प्लस क्या हो गया c वहां पर। अब इसको अगर सिंप्लीफाई करोगे तो रिजल्ट ध्यान रखना 1/2 ये होगा x टू द पावर 4 प्लस 1 प्लस हो जाएगा 2x स्क्वायर। देखो यही कि नहीं वहां पे, यहां पे वैल्यू पुट कर दो। हमने क्या किया है वहां पे, dx x इंटू डी एक्स, एक्स इंटू डी एक्स उसकी जगह हमने क्या पुट कर दिया, dt बाय 2। समझ सकते हैं, x dx की जगह dt बाय 2 और x स्क्वायर प्लस 1 की जगह t। अब इंटीग्रेट कर दिया तो क्या बन गया, t स्क्वायर बाय 2। अच्छा ध्यान है ये 2 पहले से था तो ये हो जाएगा वहां पे 4। अब इसको अब तुम क्या करो, अंदर लेके जाओगे तो रिजल्ट हो जाएगा x टू द पावर 4/4 प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस 1/4 प्लस c। ये भी क्या हो गया, कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है। तो अगले स्टेप में लिख सकते हैं x टू द पावर 4/4 एक्स स्क्वायर बाय 2, इसको हम मान लेंगे न्यू कांस्टेंट। ध्यान रखना c भी एक कांस्टेंट है। जैसे मान लो बोल रहा हूं 4 एक कांस्टेंट है, इसमें 5 ऐड कर दो तो रिजल्ट क्या बन गया 9। ये भी क्या है, कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट के साथ कोई दूसरा कांस्टेंट ऐड होगा तो वो क्या बन जाएगा, वो मेरा एक नया कांस्टेंट बन जाएगा। तो वहां पे मैं क्या लिख दूंगा, c डैश लिख दूंगा वहां पे। क्लियर है ना। फिर देखो
अब जो सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्म होता है इंटीग्रेशन का फिजिक्स में, वो इस तरह से होता है, वो होता है dx अपॉन ax प्लस बी। ये एक फंक्शन है जिसको हमें इंटीग्रेट करना है, ये बहुत कॉमन है, और a और b वहां मेरे यहां पे क्या है, कांस्टेंट है। तो हमें इंटीग्रेट किसको करना है, इंटीग्रेट करना है ax प्लस 1 अपॉन ax प्लस बी को। और मैंने बोला है कि फिजिक्स में बहुत कॉमन इंटीग्रेशन है और ये बहुत जगह आएगा फिजिक्स में। अब कैसे इंटीग्रेट करेंगे, तो सबसे पहले ax प्लस बी को क्या मान लो, t मान लो। अब जिसको हम t मानेंगे उसको वहां पे हम डिफरेंशिएट करेंगे, तो बताओ dt बाय dx क्या दे देगा, dt बाय dx, a तो कांस्टेंट है, x का 1, b का 0, तो चेक करो a आएगा कि नहीं आएगा। अब अगले स्टेप में क्या बन गया, अगले स्टेप में जो रिजल्ट आ जाएगा, dx की जगह हम पुट करेंगे dt बाय a, वो तो कांस्टेंट है, और ax प्लस b की जगह क्या हो गया, t। अब हमें मालूम है कि 1 बाय टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, log t, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन a log t प्लस क्या हो गया, c। देखो यही आंसर है कि नहीं है। अब t की वैल्यू वापस पुट कर दो, तो रिजल्ट होता है ax प्लस बी, साथ में वहां पे क्या हो गया, c। क्लियर। तो इस तरह से फंक्शन को वहां पे हम क्या कर रहे होंगे, इंटीग्रेट कर रहे होंगे। अब मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं, तो इसको अपन करते हैं जरा सॉल्व। जैसे देखो, एक मैं एग्जांपल ले रहा हूं जहां पे इंटीग्रेट करना है। अब मान लो क्वेश्चन में बोल रहा है कि इंटीग्रेट करना है 1 अपॉन 2x प्लस 3 को। ध्यान है यहां पे x है तो यहां पे क्या चाहिए, dx। तो इस फंक्शन को हमें क्या करना है, x के साथ इंटीग्रेट करना है। ये बताता ही है कि 1 अपॉन 2x प्लस 3 एक फंक्शन है जिसे हमें x के साथ क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। अब इंटीग्रेट कैसे करोगे, फंक्शन स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो 2x प्लस 3 को t मान लो। अब dt बाय dx क्या देगा, 2 तो कांस्टेंट, x का 1, 3 का 0। रिजल्ट क्या बन गया, dx की जगह dt बाय 2, देखो है कि नहीं, dx के dt बाय 2, और 2x प्लस 3 की जगह t। 1 अपॉन टी का क्या होता है, 1 अपॉन टी का होता है वहां पे log t प्लस क्या हो गया, c। तो रिजल्ट हो जाएगा 1 बाय 2 log t की वैल्यू क्या करो, t की वैल्यू पुट कर दो, तो 2x प्लस 3, साथ में क्या हो गया, c। क्लियर। तो इस तरह से मैंने फंक्शन को वहां पे क्या कर दिया, इंटीग्रेट कर दिया। अब जैसे नेक्स्ट फंक्शन देखो, नेक्स्ट फंक्शन में बोलता है इंटीग्रेट करना है, किसको इंटीग्रेट करना है, cos 4x प्लस 3 इंटू dx। तो ये एक फंक्शन है और इस फंक्शन को वहां पे मुझे क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। अब बताओ कैसे इंटीग्रेट करें वहां पे, तो इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आए। कैसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आए, 4x प्लस 3, इसको मान लो t। ध्यान, हमें cos t का इंटीग्रेशन मालूम है, sin t, cos t का इंटीग्रेशन मालूम है, cos थीटा का इंटीग्रेशन मालूम है, cos x का इंटीग्रेशन मालूम है, लेकिन हमें cos 4x प्लस 3 का इंटीग्रेशन नहीं मालूम है। तो फंक्शन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आओ, इसको अब डिफरेंशिएट करो। अब बताओ dt बाय dx कितना देगा, 4 कांस्टेंट, x का 1, 3 का 0। देखो है कि नहीं वहां पे। अब अगले स्टेप में इक्वेशन क्या बन गई, इक्वेशन बन गई cos 4x प्लस 3 की जगह t, और dx की जगह हमें लिखना है dt बाय 4, और ये 4 कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा। अब बताओ 1 बाय 4, मैंने क्या बोला है, sin x का डिफरेंशिएशन cos x होता है, तो cos x का इंटीग्रेशन sin x होगा, साथ में वहां पे c। तो वैल्यू हो जाएगी 1 बाय 4 साइन t का मतलब हो गया 4x प्लस 3, साथ में वहां पे क्या हो गया, c। तो इस तरह से फंक्शन को हमने क्या किया, इंटीग्रेट किया। अब नेक्स्ट जो रिजल्ट आता है वो इंटीग्रेशन का, वो आता है cos स्क्वायर x, या फिर कई बार बोलता है sin स्क्वायर x d।
तो कई बार हमें इंटीग्रेट करना होता है कॉस स्क्वायर एक्स को, और कई बार इंटीग्रेट करना होता है साइन स्क्वायर एक्स को। अब हमें फॉर्मूला मालूम है साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स, लेकिन कॉस स्क्वायर का कोई फॉर्मूला नहीं है। अब कैसे इसको इंटीग्रेट करें, तो ध्यान ना, इसको जब हम इंटीग्रेट करने जाते हैं तो हमें थोड़ी ट्रिग्नोमेट्री यूज करनी पड़ती है, और ट्रिग्नोमेट्री मैंने फॉर्मूला लिखवाया था कि 1 माइनस कॉस 2 थीटा किसके बराबर था, 2 साइन स्क्वायर थीटा के बराबर था। तो यहां पे जो साइन स्क्वायर एक्स होगा वो हो जाएगा 1 माइनस कॉस 2x बाय 2 इंटू डी एक्स। देखो ऐसा लिख सकते हैं। अब ये फंक्शन समेशन है तो इसको क्या करो, सेपरेट आउट करो, dx बाय 2 माइनस कॉस 2x बाय 2 इंटू क्या हो गया dx। अब क्या होगा, dx का x, ये केवल dx है, और मैंने क्या बोला, अगर केवल dx होगा तो उसका इंटीग्रेशन क्या होगा x माइनस 1/2, साइन का cos था तो फॉर्मूला क्या लिखवाया था, cos 2x का हो जाएगा sin 2x, लेकिन जो कांस्टेंट है उससे वहां पे हम मल्टीप्लाई करेंगे, साथ में ऐड कर देंगे c। तो रिजल्ट क्या बन गया, रिजल्ट बन गया x बाय 2 माइनस sin 2x, x बाय 2 माइनस sin 2x बाय 4 प्लस वहां पे क्या हो गया c। तो यही तुम्हारा वहां पे साइन स्क्वायर एक्स का वहां पे क्या है, इंटीग्रेशन है। क्लियर इतना? अच्छा, अभी हमने जो भी एग्जाम्पल लिए इंटीग्रेशन के, वो सब में वहां पे क्या था, हमने यूज किया बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, यही कि नहीं वहां पे। अब नेक्स्ट हेडिंग डालो वहां पे, डेफिनाइट इंटीग्रेशन। अभी तक हमने बात करी थी इनडेफिनेट की, अब हम बात कर रहे हैं किसकी, डेफिनाइट इंटीग्रेशन की। डेफिनाइट इंटीग्रेशन। अब देखो इनडेफिनाइट और डेफिनाइट में डिफरेंस क्या है। तो यहां पे जब हम डेफिनाइट इंटीग्रेशन की बात करेंगे तो इंटीग्रेशन करने का तरीका वही है, केवल वहां पे हम वर्ड यूज करेंगे लिमिट। जैसे मैं अगर बोल रहा हूं कि f ऑफ x एक फंक्शन है जिसे x के रेस्पेक्ट में क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। f ऑफ x एक फंक्शन है जिसे हमें x के साथ क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। अब देखो यहां पे जब इंटीग्रेट करने जाएंगे तो यहां पे इस तरह से लिखा रहेगा x की वैल्यू a, x की वैल्यू b। अब ये जो x इक्वल्स टू a लिखा रहता है उसको हम यहां पे क्या बोलते हैं, लोअर लिमिट। और ये जो x टू दी पावर b होता है इसको वहां पे हम क्या बोलते हैं, अपर लिमिट। तो यहां पे जो इंटीग्रेशन का सिंबल आएगा उसके साथ वहां पे लिमिट लगी होगी, तो इसलिए वहां पे इस इंटीग्रेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, डेफिनाइट इंटीग्रेशन बोलते हैं। अब यहां पे देखो सॉल्व करने का तरीका क्या है। अगर मान लो f ऑफ x एक फंक्शन है, इसको हमने इंटीग्रेट किया, तो मैंने क्या बोला, जब भी इंटीग्रेट करोगे तो वहां पे एक नया फंक्शन आएगा। मान लो नया फंक्शन आ गया g, तो f ऑफ x एक फंक्शन था उसको हमने इंटीग्रेट किया तो एक नया फंक्शन आ गया g ऑफ x। लिमिट ऐसे ही लिखे रहने देना वहां पे। अब तरीका क्या है, एक बार हम फंक्शन को इंटीग्रेट कर लेंगे, उसके बाद अब x की जगह एक बार पुट करो अपर लिमिट, माइनस एक बार x की जगह पुट करो लोअर लिमिट। समझ में? मैंने क्या बोला, फंक्शन जो रहेगा, फंक्शन को हम एज इट इज इंटीग्रेट करेंगे, और इंटीग्रेट करने के बाद में हम क्या करेंगे, x की जगह एक बार पुट करेंगे अपर लिमिट, फिर साइन लगाएंगे माइनस,
फिर दूसरी बार पुट करेंगे वहां पे लोअर लिमिट। तो एक बार मैंने पुट किया अपर लिमिट, दूसरी बार मैंने क्या पुट करी, लोअर लिमिट। जैसे समझो, अगर समझना है कैसे करेंगे, जैसे मान लो अगर बोल रहा हूं कि एक्स स्क्वायर है इंटू डी एक्स, अब मैं बोल रहा हूं इसको इंटीग्रेट करो 1 से लेके 2 तक, मान लो ऐसा लिखा है। यहां पे एक्स स्क्वायर है, इसको इंटीग्रेट करना है, लेकिन मैंने नीचे लिख दिया 1, ऊपर लिख दिया 2। इसका मतलब है कि इसको मुझे इंटीग्रेट करना है लोअर लिमिट से अपर लिमिट। अब देखो कैसे इंटीग्रेट करेंगे, तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स क्यूब बाय 3। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो गया एक्स क्यूब बाय 3। तो मैंने क्या बोला है, इंटीग्रेट वैसे ही करना है। अब जब इंटीग्रेशन खत्म हो जाएगा तो एक बार हम x की जगह पुट करेंगे अपर लिमिट, तो यहां पुट करो अपर लिमिट इस जगह। फिर दूसरी बार हमें क्या पुट करना है, माइनस लोअर लिमिट। तो रिजल्ट वहां पे हो जाएगा 8 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 3, तो रिजल्ट आ जाएगा 7/3। और याद रखना है, जब भी इंटीग्रेशन डेफिनाइट होगा, जो भी आंसर आएगा उसमें अपनी तरफ से कांस्टेंट ऐड नहीं करना है। जब इंटीग्रेशन इनडेफिनेट होता है तो वहां पे हम अपनी तरफ से कांस्टेंट ऐड करते हैं, लेकिन इंटीग्रेशन अगर कैसा है, डेफिनाइट है, तो वहां पे हम अपनी तरफ से कोई कांस्टेंट ऐड नहीं करेंगे। क्लियर ना? तो तरीका क्या है, इंटीग्रेट वैसे ही करना है, फिर उसके बाद अपर लिमिट माइनस क्या हो गया, लोअर लिमिट। अब मैं यहां पे कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लेता हूं वहां पे, तो एक तुम लोगों को आइडिया मिल जाएगा कि डेफिनेट इंटीग्रेशन को हम कैसे परफॉर्म करेंगे। तो मान लो अगर क्वेश्चन में इस तरह से दिया है, पहली वैल्यू लेता हूं मैं वहां पे, इस तरह से दिया है वहां पे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू डी एक्स, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू डी एक्स, और इसको इंटीग्रेट करना है 0 से 3। कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब ये कि x की वैल्यूज है ये। अब इंटीग्रेट कैसे करोगे, तो रिजल्ट याद है, इंटीग्रेट करने जाओगे तो a तो कांस्टेंट है एक्स स्क्वायर का एक्स क्यूब बाय 3, b तो कांस्टेंट है x का एक्स स्क्वायर बाय 2, और क्या लिखवाया था, केवल अगर c होगा और साथ में dx होगा तो c तो बाहर हो जाएगा और dx का क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। देखो ये कि नहीं वहां पे। अब एक बार हम इंटीग्रेट कर लेंगे, उसके बाद क्या करना है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो पहले पुट करो अपर लिमिट, तो ये हो जाएगा a/3 3 का क्यूब प्लस b/2 3 का स्क्वायर प्लस c इंटू 3, ये तो हो गया अपर लिमिट, माइनस जब लोअर लिमिट पुट करोगे x की तो हर वैल्यू वहां पे क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अब इसको अगर तुम सॉल्व करोगे तो वहां से तुम्हें क्या मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा, वहां पे होगा नहीं, वहां पे चेक कर लो कितना हो जाएगा, 1 3 कैंसिल आउट हो गया, तो ये क्या है 9a प्लस 9b/2 प्लस वहां पे क्या हो गया 3c। देखो यही बन रहा है कि नहीं बन रहा है वहां पे। तो इस तरह से वहां पे हम क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे। फिर नेक्स्ट लिखो वहां पे, नेक्स्ट जो टर्म आ रही है इंटीग्रेशन की, मान लो अब मुझे इंटीग्रेट करना है साइन एक्स को, और ये बहुत कॉमन है फिजिक्स में इंटीग्रेशन। मान लो इसको इंटीग्रेट करना है 0 से पाई के बीच में, पाई का मतलब हो गया 180 डिग्री। अब बताओ क्या करोगे, जब इंटीग्रेट करोगे तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन बताओ क्या है, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स होता है, डिफरेंशिएशन तभी लिखवाया, साइन एक्स का हो जाएगा माइनस कॉस एक्स। अब लिमिट पुट करनी है, तो पहले माइनस साइन तो बाहर निकाल लो, अब क्या लिखोगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। देखो है कि नहीं वहां पे। अब हमें ये मालूम है कि cos 180 की वैल्यू -1 होती है, cos 0 की 1 होती है, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। क्लियर? तो sin x इंटू डी एक्स को अगर इंटीग्रेट कर रहे हैं 0 से पाई के बीच में, तो रिजल्ट वहां पे 2 आएगा। और मैं क्या बोल रहा हूं, फिजिक्स में बहुत कॉमन है इंटीग्रेशन। अगर मैं तुमसे बोलता हूं कि cos x एक फंक्शन है जिसको इंटीग्रेट करना है
0 से पाई के बीच में। तो रिजल्ट याद है, cos x का इंटीग्रेशन क्या है, sin x। कहां से कहां, 0 से पाई। अब क्या करोगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। साइन 180 भी होता है 0, साइन 0 भी 0, तो इंटीग्रेट करने पे आंसर कितना निकल के आ गया, 0 निकल के आ गया। देखो है कि नहीं वहां पे। फिर नेक्स्ट लिखो वहां पे, e टू दी पावर x इंटू डी एक्स है, और इसको कहां से कहां इंटीग्रेट करने जा रहे हैं, इसको इंटीग्रेट करने जा रहे हैं -1 से प्लस। हमें मालूम है e टू दी पावर x का e टू दी पावर x ही इंटीग्रेशन होता है। कहां से कहां इंटीग्रेट कर रहे हैं, -1 से +1। अब ये वैल्यू क्या हो जाएगी, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अगले स्टेप में हो जाएगा e टू दी पावर -1 का 1/e, तो रिजल्ट हो जाएगा e² -1/e। देखो ये कि नहीं वहां पे। फिर नेक्स्ट लिखो वहां पे, जो नेक्स्ट फंक्शन है जिसको हम इंटीग्रेट करने जा रहे हैं, तो वो इंटीग्रेट करने जा रहे हैं वहां पे sec²। यहां पे लिख रहा हूं जरा फिर से। नेक्स्ट जो फंक्शन है जिसको हम इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो वो दिया है वहां पे sec²। अच्छा, ब्रैकेट में दिया है वहां पे 3x + 6 इंटू क्या हो गया, dx। और कहां से कहां इंटीग्रेट करना है, इसको इंटीग्रेट करना है 0 से 10। तो मैंने क्या बोला, सबसे पहले तो हम इसको इंटीग्रेट वैसे ही करेंगे जैसे करते हैं। तो कैसे इंटीग्रेट करोगे, तो पहले हमने 3x + 6 को क्या मान लिया, t। फिर अगले स्टेप में इसको डिफरेंशिएट किया, तो dt/dx कितना आ गया, 3। अगले स्टेप में जब जाओगे तो ये हो जाएगा sec², 3x + 6 की जगह t, dx की जगह dt/3। और इससे पहले मैंने क्या लिखवाया था, इससे पहले मैंने लिखवाया था कि 10x को डिफरेंशिएट करने पे sec² x आता है, तो sec² x को इंटीग्रेट करने पे क्या आएगा, 10x आएगा। तो इसका आंसर होगा 1/3 10t। देखो है कि नहीं वहां पे। तो sec² t का बन गया 10t। अगले स्टेप में हो जाएगा 1/3 10। अब t की वैल्यू पुट कर दो, t का मतलब 3x + 6। कहां से कहां जाना है, हमें जाना है 0 से लेके 10 तक। अब सॉल्व करोगे तो रिजल्ट क्या दे देगा, 1/3। 1/3। अब पुट करो एक बार x की जगह 10, तो ये हो जाएगा 1036। देखो है कि नहीं, x की जगह 10 पुट करो तो ये जाएगा 1036 माइनस वहां पे क्या हो गया 10/6। देखो है कि नहीं वहां पे। तो रिजल्ट हो जाएगा 1036 माइनस वहां पे क्या हो गया 10/6, और यही तुम्हारा वहां पे क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू हो जाएगी वहां पे। अब चेक कर लेना, जो भी साथ में टर्म रहेगी वो तो एंगल है बेसिकली। ये जो पूरी टर्म है ये एंगल है, तो ये भी क्या होगा 36 डिग्री, और ये तुम्हारा वहां पे क्या हो जाएगा 6 डिग्री हो जाएगा। तो आगे नहीं लेके जाना, हम अगर यहां पे छोड़ देंगे तो यहां पे भी क्या है, सही है मेरा आंसर। क्लियर वहां पे। तो इस तरह से अगर देखोगे वहां पे, इस तरह से अगर देखोगे तो वहां पे बहुत सारे फंक्शन होंगे जिनको हमें क्या करना है, इंटीग्रेट करना है वहां पे। जैसे देखो मैं एक फंक्शन और लेता हूं, और इसको अब तुम्हें इंटीग्रेट करके देखना है वहां पे। और मैं अब देखो रिजल्ट क्या दिया हुआ है, रिजल्ट दिया है वहां पे 2z इंटू dz। 2z इंटू dz, यहां पे 3 पावर के पास है, हो गया पावर अंडर रूट
अंडर रूट में जो टर्म है वो टर्म दी गई है z² + 1, साथ में यहां पे 3 दिया है। तो अब तुम लोगों का होमवर्क है कि इस फंक्शन को वहां पे क्या करना है, इंटीग्रेट करना है और चेक करना वहां पे आंसर कितना आता है। क्लियर है इतना? तो अब देखोगे जो मॉड्यूल होगा, मॉड्यूल में वहां पे बहुत सारे क्वेश्चन दिए हैं एक्सरसाइज 1, एक्सरसाइज 2 में। तो वहां पे अब तुम्हें क्या करना है, केवल अभी जो मैंने आज इंटीग्रेशन की थ्योरी समझाई है, एक तो क्या करना है, थ्योरी को तुम्हें रिवाइज करना है, और फिर मॉड्यूल में जितने भी क्वेश्चन होंगे इंटीग्रेशन के, चाहे वो डेफिनाइट हो चाहे फिर वो इनडेफिनाइट हो, उस केस में हमें क्या करना है, इंटीग्रेट करके देख लेना है वहां पे। क्लियर? तो जो भी मॉड्यूल के क्वेश्चन है, अब इन मॉड्यूल क्वेश्चन को तुम लोग ट्राई कर लो। इंटीग्रेशन की अब एक और क्लास आएगी। तो फर्स्ट क्लास में तो हमने बात किया कि हम इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, जैसे था डेफिनेट था, इनडेफिनेट था। अब जो लास्ट क्लास आएगी उसमें हम इंटीग्रेशन का यूज देखेंगे कि इंटीग्रेशन का फिजिक्स में एप्लीकेशन क्या है, किस तरह से हम इंटीग्रेशन को बार बार फिजिक्स में यूज करेंगे। क्लियर? तो इससे पहले अब तुम्हें क्या करना है, ये पूरा इंटीग्रेशन अच्छे से रिवाइज कर लो और न्यूमेरिकल अब तुम लोग क्या कर लो, सॉल्व कर लो। क्लियर हुआ इतना?